अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने हैमिल्टन्स जैकोबी इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज देखते हैं कि हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास। इसके इंट्रोडक्शन से हम इसका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, if the Hamiltonian is time independent, then Hamiltonian is supposed to be the constant of the motion. It is a function only of the canonical momenta of the system, since it is a cyclic in the new coordinates. By using separation of variables, a separate solution will be of the form, यानी कि हमें separate solution किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में हमें मिलेगा। अब ये फॉर्म क्या है हमारे पास, S इंटू क्यू आई एल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू W इंटू क्यू आई कोमा एल्फ़ा माइनस E इंटू एल्फ़ा इंटू टी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इसके अंदर ये जो पैरामीटर W है ये हमारे पास क्या है, वेयर W इंटू क्यू एल्फ़ा इज़ कॉल्ड हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। यानी कि हमारे पास ये कोई एक हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास एक इक्वेशन है, और इसमें हमारे पास जो ये जो फैक्टर है W वाला, इसको हम क्या कहते हैं, हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। बाय डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड क्यू आई वी गेट। अब हमने इसी इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। जब हम इस इक्वेशन को, जब हम टी के लिहाज से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, ये वाला सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला सोल्यूशन हमें किस तरह से मिलेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब डेफिनेटली अब यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये टी वाला फंक्शन रह जाएगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी। और इस साइड पर देखिए इसमें टी है ही नहीं, तो ये सारा नेगलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, जब टी डेरिवेटिव्स में 1 होता है बराबर, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ एल्फा, ये एल्फा रह जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये फंक्शन सोल्यूशन में मिल गया। ठीक है, इसी तरह जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को जब हम क्यू आई के हिसाब से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमें सोल्यूशन कौन सा मिलता है, ये वाला सोल्यूशन मिलता है। और इस सोल्यूशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमें सोल्यूशन किस तरह से मिलेगा, डेफिनेटली अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो क्यू आई के लिहाज से कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो ये दो फंक्शन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्यू आई वाला फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, तो उसकी मदद से हमें ये चीज़ मिल गई। और राइट हैंड साइड पर अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें क्यू आई है नहीं, तो ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्यू वाला फंक्शन रह जाएगा। और क्यू वाले फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल क्यू आई मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दो सोल्यूशन मिलते हैं। तो इन दो सोल्यूशन को हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। आगे बात करते हैं। इन टर्म ऑफ हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन द हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन विल बिकम, यानी कि हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के टर्म में हमारे पास जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में बनती है। सबसे पहले बात तो ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास हैमिल्टन्स जैकोबी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमने दोबारा लिखी ली। इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। कहाँ पर, एक तो हमने इसकी जगह पर वैल्यू पुट करनी है, कि इसकी जगह पर वैल्यू, वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से ले लेनी है इक्वेशन नंबर 3 से, और इसकी जगह पे हमने पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, नीचे देखिए हमने इसको पुट कर लिया है। और ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसकी जगह पे हमने वैल्यू ये वाली ले लेनी है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर जब हम इस जगह पर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ को, इनकी जगह पे हमने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, तो हमें कौन सी इक्वेशन मिल चुकी है, ये वाली इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास देखिए बेसिकली एक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, तो इस फॉर्म में हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। जो पहला सोल्यूशन होगा वो हमें पी आई की फॉर्म में मिलेगा, जो कि इस चीज़ के बराबर होगा। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो हमारे पास बीटा की फॉर्म में होगा, और वो इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दो सोल्यूशन यहाँ पे है कि आएंगे किस तरह से, तो ये हम इसको डिफरेंट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करने वाले, उनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर उनकी मदद से अगर हमने इनको सॉल्व करने बैठ गए तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कि कोई से 3 से 4 पेजेस हमें और साथ में यूज़ करना पड़ेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। वैसे भी BS लेवल के या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी में हम टू दी पॉइंट हम बात करते होते हैं, हमेशा 1 स्टेप वाइज हमने चीज़ों को लेकर नहीं चलना होता, ना इतना टाइम होता है। इसलिए हम इस इक्वेशन का हम डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब इसका बेहतरीन हाल तो ये होता है कि पहली बात तो कि इन सॉल्यूशंस को बंदा ज़ुबानी याद कर ले। अगर ज़ुबानी याद नहीं कर सकता तो फिर इनका रफ पर आप सॉल्यूशन फाइंड करें, जो आंसर है उसको आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का फंक्शन।
हाँ आई एम सॉरी, आज का लेक्चर हैमिल्टन्स करेक्टरिस्टिक फंक्शन, उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पॉइंट केयर थ्योरम की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।